यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसने एक नई स्कीम को अप्रूव किया है जो कि होगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। मतलब अब जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं उनको बनाए जाने की प्रक्रिया इंडिया में स्टार्ट होगी। और आपको पता है कि आज के समय में और आने वाला जो भविष्य है उसमें जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम स्कीम के बारे में जानेंगे, ये स्कीम क्या है, कितना इसका बजट आउटले है, क्या इसके पीछे का रीजनिंग दिया जा रहा है स्कीम को शुरू करने का, सब कुछ डिटेल में। और आपको मैं समझाऊंगा भी कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स आखिर होते क्या हैं, क्यों इनको रेयर अर्थ कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। समझ में आए तो इसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अगर हम बात करें कि हाइलाइट्स की, तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसका बजट आउटले बताऊं तो टोटल 7,280 करोड़ रुपए 7,280 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। अब इसको ना बांटा गया है कैसे कि इसमें जो 6,450 करोड़ रुपीस हैं वो सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स होने वाले हैं। मतलब जैसे जैसे कंपनियां जो है सेल्स करेंगी, मतलब जितना वो मैग्नेट बनाएंगी सेल्स करेंगी, उसके आधार पे इंसेंटिव्स उनको प्राप्त होंगे। और इसमें 750 करोड़ के आसपास जो है वो कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। मतलब जो कंपनियां इसमें आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह बनाएंगी, तो उनको बनाने में वो यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। तो इस तरीके से इसका फाइनेंशियल आउटले रखा गया है। वहीं पे बात करें कि जो इसमें कैपेसिटी का अभी तक जो टारगेट है वो है 6,000 MTPA, मतलब मेट्रिक टन पर एनम। इतने की कैपेसिटी का टारगेट लेकर के चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। और इसी के लिए कि ये 6,000 MTPA की जो कैपेसिटी हो कोई एक कंपनी तो पूरी कर नहीं पाएगी, तो इसके लिए जो पूरा प्लान है वो एकदम फेज्ड मैनर में है। और इसके लिए गवर्नमेंट 5 बेनिफिशरीज को यहाँ पे सेलेक्ट करेगी एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। मतलब जरूरी नहीं कि इंडिया की जो कंपनी है वही इसमें मैन्युफैक्चरिंग करें, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से ग्लोबल कॉम्पिटिटिव यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस होगा जिसमें से 5 बेनिफिशरीज को चुना जाएगा। और उन 5 बेनिफिशरी के साथ ये होगा कि हर एक बेनिफिशरी की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 1200 MTPA की होगी। तो 1200 गुणे में 5 मतलब 6,000 का ये कैपेसिटी जो है रीच किया जाएगा। और ये जो स्कीम है टोटल 7 ईयर्स के लिए होगी। अब ये 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड ना कुछ ऐसा है कि इसमें 2 साल का जेस्टेशन पीरियड मिलेगा। मतलब कि अगर कोई कंपनी सेलेक्ट हो रही है इस स्कीम के तहत तो 2 साल का टाइम उसको दिया जाएगा कि वो अपना प्लांट सेटअप कर सके, कमीशनिंग कर सके, मतलब पूरी तरीके से अपना सेटअप बिठा सके। और उसके बाद जो 5 साल का पीरियड होगा वो इंसेंटिव पीरियड होगा कि आपने 2 साल में कंपनी वगैरह सेटअप कर ली, उसके बाद आप रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाएंगे, बेचेंगे, तो उसमें फिर जो है इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ऐसे 5 + 2 मिला करके 7 साल की टोटल ये स्कीम होने वाली है। इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री होगी कि सारा देख रेख सारी चीजें जो करने का काम होगा कि कौन यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है, इंसेंटिव वगैरह की सारी चीजें वो आएंगी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। ये इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री का काम करेगी। अगर हम बात करते हैं आगे इसमें कि इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें वर्तमान समय में जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हैं उन पे जो अगर हम बात करें तो इंडिया का जो डिपेंडेंस है वो 100% का है। मतलब ये सारे के सारे जो मैग्नेट्स अभी इंडिया में यूज होते हैं वो इंपोर्ट के थ्रू ही आते हैं। और ये इंपोर्ट होता कहाँ से है? चाइना से होता है। चाइना सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 90% का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कंट्रोल करता है। और अभी आपने देखा होगा जब चाइना अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर वगैरह सी छिड़ रही है उसमें चाइना ने जो अमेरिका में भेजे जाने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनके ऊपर भी रोक लगाई थी। खुद तो दे नहीं रहा था और किसी देश को देने भी नहीं दे रहा था क्योंकि सारा कंट्रोल तो उसी के पास है। अब अगर चाइना आज को ये कह दे भारत की भी सप्लाई रोक दी थी और जिसकी वजह से कई सारे प्लांट्स में 1 महीने तक कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बन रही थी, चाइना चाहे तो किसी भी देश की सप्लाई रोक दे और वहां पे जो भी ईवी प्रोडक्शन का काम वगैरह हो रहा है जहां पे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं वो काम रुक जाएगा। सिंपल सी बात है, देश उस देश को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी के लिए इसकी डी रिस्किंग करने के लिए और जो मोनोपोली है चाइना की खत्म करने के लिए इंडिया ने इस तरह की जो स्कीम है वो निकाली है ताकि हम आत्मनिर्भर तो हो ही सकें, साथ ही साथ ये स्कीम अगर अच्छा काम करती है तो हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं हो पाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे जो ये बात हो रही है स्कीम की कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं तो इसका यूज कहाँ पे होता है,
तो ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये जो मोटर्स होती है ना उसमें यूज होते हैं। जैसे ईवी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मोटर्स होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में जो विंड टर्बाइंस वगैरह लगी रहती हैं, यहाँ तक कि ड्रोन्स में, मिसाइल्स में, वहां पर भी जो है इनको यूज किया जाता है। और इसीलिए अब आप सोचिए कि अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंडिया बाहर से मंगा रहा है और चाइना रोक दे सप्लाई, तो ना तो भारत में ईवी प्रोडक्शन हो पाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी जिसके लिए भारत का टारगेट है 2070 का कि नेट जीरो होना है, उसमें बाधा आएगी। यहाँ तक कि जो हमारे ड्रोन्स में और जो यहाँ पे मिसाइल्स या रॉकेट्स होते हैं उसमें जो मोटर्स लगती हैं, उनकी भी प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी। तो आप सीधे देखिए कि अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की अगर इसकी तरफ चिंता ना करें, तो सिंपल सी बात है, हम अपना भविष्य एक देश के हाथ में डाल रहे हैं कि वो चाहेगा तब हम कर पाएंगे कुछ भी प्रोड्यूस, वरना नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से इतना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इस तरह का डिसीजन। आगे हम बात करें अगर कि आखिर ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट या सिंटर्ड जो REPMs हैं, आखिर होते क्या है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इतना क्या इसमें खास है, क्यों इनको कहा जा रहा है रेयर अर्थ। तो एक टर्म यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे रेयर का मतलब, ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐसी चीज से नहीं है कि ये बहुत मतलब कम क्वांटिटी में, मतलब इसका लो क्वांटिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। लो क्वांटिटी में ये मैग्नेट्स ऐसा नहीं होता ये होते हैं फिर इनके और नहीं, बल्कि ये बहुत अबंडेंस में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये इंडिया में भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जिससे मैग्नेट्स बनते हैं। फिर इनको रेयर क्यों कहा जाता है? इनको रेयर कहे जाने के पीछे का रीजन ये होता है कि ये स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। मतलब जो इसमें जैसे नियोडियम हो गया, आयरन, बोरॉन, इस तरह का जो एलॉय हो गया, और जो मतलब पूरा जो इसमें टोटल 17 ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि पाए जाते हैं, वो जो 17 मिनरल्स हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी और जो ऑक्साइड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके साथ मिले हुए अवस्था में होते हैं। और इनको रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बाहर निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। इस वजह से नहीं क्योंकि इनकी बहुत लो क्वांटिटी है इस वजह से नहीं, बल्कि इनका अबंडेंस तो ज्यादा है, बस इनको एक्सट्रैक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। अर्थ क्यों कहा जाता है? तो वर्तमान समय में तो हम ऑक्साइड्स कहते हैं, है ना, ये हम कहते हैं ऑक्साइड्स क्योंकि ऑक्साइड्स ही होते हैं ये। लेकिन पहले के समय में 18वीं 19वीं शताब्दी में ऑक्साइड्स के लिए टर्म इस्तेमाल होता था अर्थ का, है ना। तो वहीं से टर्म आ रहा है रेयर अर्थ, मतलब रेयर ऑक्साइड्स, ऐसे समझिए। तो ये जो सिंटर्ड जो REPMs होते हैं, ये ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास के परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्सेप्शनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव टू देयर साइज। मतलब आप ये कहिए कि अगर हमारे पास ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स नहीं है सर, तो हम फेराइट वाले इस्तेमाल कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं मैग्नेट्स। नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, बहुत ज्यादा बल्की होंगे, और अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे वो यूज तो हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो मोटर होगी वो बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगी, उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम बात करें किसी ईवी में लगाने के लिए, किसी रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट में लगाएंगे या फिर किसी ड्रोन या रॉकेट में लगाएंगे, तो भाई उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी पे प्रभाव पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स की, तो एक साइज में काफी छोटे होते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल मैग्नेट्स होते हैं फेराइट वगैरह वाले, उनसे साइज में काफी छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनसे एक तो स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा होते हैं, साइज भी इनका काफी कम होता है, जिस वजह से इनको जो ईवीज होते हैं उनमें लगाया जाता है ताकि उसका वजन कम रहे, जिसकी वजह से उसकी इफिशियंसी अच्छी होती है। और ये बहुत ही बढ़िया मैग्नेटाइज होते हैं, इनके डीमैग्नेटाइज होने का जो चांस है नहीं होता है, इसलिए इनको परमानेंट मैग्नेट ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से ये होते हैं, इसलिए इनकी ज्यादा इतनी डिमांड होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो फेराइट वाले थोड़ा सस्ते होते हैं, ये अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली महंगे होते हैं, लेकिन चूंकि इनका जो साइज है काफी कम होता है, मतलब अगर आप फेराइट वाला समझिए बहुत बड़ा सा चंक यूज करना पड़ेगा तो उसकी तुलना में बहुत छोटा यूज करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा सस्ते हो जाएंगे। अब इनको सिंटर्ड प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। सिंटर्ड प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो एलॉय का पाउडर होता है पहले इसको प्रेस किया जाता है, जो भी इनका शेप साइज होता है उसमें प्रेस किया जाता है, जिससे ये एक शेप ले लेते हैं। फिर इनको सिंटरिंग करी जाती है, मतलब इनको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे ताकि ये मेल्ट ना होने पाए, लेकिन एकदम गर्म हो जाए,
और उसके बाद इसमें फ्यूज किए जाते हैं अलग अलग जो यहाँ पे अलॉयज रहते हैं, ताकि जो पावरफुल मैग्नेट है वो बन सके। और फिर इनमें जो हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मतलब इस प्रोसेस की वजह से पूरा प्रोसेस हो जाएगा कि प्रेसिंग, सिंटरिंग और फ्यूजिंग। तो ऐसा करने के बाद इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रेंथ होती है, काफी अच्छी होती है। और इनमें हाई कोर्सिविटी भी होती है, मतलब ये डीमैग्नेटाइज नहीं होते हैं जितनी आसानी से बाकी मैग्नेट हो जाती है, ये नहीं होते हैं। और साइज भी इनका क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, काफी छोटा साइज होता है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, चाहे ईवीज हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हो, चाहे डिफेंस के प्रोजेक्ट हो। छोटा साइज, काफी पावरफुल मैग्नेट होते हैं और ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसीलिए इनको सारे देश जो है इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेटिव है, लेकिन एक वो इफिशिएंसी को कम कर देंगे, वो उतने पावरफुल नहीं होंगे, तो उसकी वजह से आगे चल करके लॉन्ग रन में नुकसान देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो करंट स्टेटस है वो क्या है, तो वर्तमान समय में अगर आप ऐसे समझें कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो ऑक्साइड्स चाहिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, वो इंडिया में काफी ज्यादा है। बल्कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया में पाए जाते हैं इन रेयर अर्थ मिनरल्स के। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि एक वैल्यू चेन का गैप आ जाता है कि हमारे पास ऐसे समझिए कि आलू तो है, लेकिन उस आलू को इस्तेमाल कैसे करना है कि उसकी सब्जी बन जाए, उसकी चिप्स बन जाए, जो भी इस्तेमाल करना चाहें, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, मिसिंग है। हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेकिन उससे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मिसिंग है। और उसी को अब बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस ऑक्साइड से हम कैसे जो है मेटल्स और मैग्नेट प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इंडिया में रिजर्व काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो चाइना में है और 5वें नंबर पे इंडिया आता है। तो इंडिया में भी काफी अच्छे खासे रिजर्व हैं, लेकिन हमको अभी उसके बनाने की टेक्निक और जो उसका तरीका है वो नहीं पता है, जिसके लिए अब जो मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की है वो लगाई जा रही है इंडिया में। तो इंडिया के पास रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो सिंपल सी बात है, इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान समय से तो बहुत ज्यादा हो, मतलब 2030 तक तो ये जो डिमांड है रॉ अर्थ मैग्नेट्स की बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अभी तो तब भी कम है, काफी तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि आने वाले समय में आप ये देख रहे हैं कि ना तो ईवीज बनना कम होंगी, ना तो अब रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट बनना कम होंगे, ना तो ड्रोन्स, रॉकेट्स, डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनना कम होंगे। तो इंडिया में की सारी चीजें बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, तो इसकी वजह से इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होना जरूरी हो गया है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, कि ये जो इंडिया इस तरह के प्रोग्राम कर रहा है, इसका लक्ष्य क्या क्या हासिल करेगा इंडिया, तो सबसे पहला लक्ष्य तो इंडिया का है नेट जीरो होने का 2070 तक, मतलब कि हमारे देश में जो कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो हो जाएगा। कार्बन इमिशन जीरो करने पे यहाँ पे फोकस है 2070 तक। और इसके लिए भारत को जो है सबसे पहली बात तो क्या चाहिए होंगे, ईवी मोटर्स चाहिए होंगे, कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो सारी ईवी हो जाएं, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल यूज की हों, चाहे कॉमर्शियल यूज की हों। इसके साथ साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे, कि हम जो एनर्जी अभी बना रहे हैं 70 to 75% जो हमारी एनर्जी बनती है वो कोल बेस्ड है, तो वो कोल बेस से शिफ्ट होकर के हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी, उस पे जाएं। तो उसके लिए भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सब जगह पे हमें जरूरत पड़ेगी, तो वह उसके लिए काफी फायदेमंद होगा। वहीं पे पंचामृत जो गोल्स डिसाइड किए गए हैं, मतलब जो ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं क्लाइमेट टारगेट्स को, जो COP26 में जो है बनाए गए हैं, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हासिल किया जा सके। साथ ही साथ इसकी वजह से मेक इन इंडिया भी स्ट्रांग होता है, मतलब हमें रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए किसी और देश की कृपा पे नहीं रहना होगा कि वो कह देगा कि हमारा ये कहा मानो वरना हम आपकी ये सप्लाई रोक देंगे। तो इस पे भी भारत का कंट्रोल हो पाएगा कि हम अपने यहाँ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, और इसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो हम गोल्स जो है हासिल करने का यहाँ पे लक्ष्य है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह की जो स्कीम है वो आपके जो रिसोर्स पोटेंशियल टू टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनने में इंडिया की मदद करेगी, चाहे वो ईवी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र हो, सब जगह हम इसमें अच्छा कर पाएंगे अगर हमारे पास ये REPMs उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये थी पूरी स्कीम, इसके फायदे क्या होने वाले हैं, इसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या हो रखी है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स आखिर क्या होते हैं, क्यों इनको इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। बाकी आपको ये समझ में आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपके लिए मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रखा है, आप इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।